एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज एफपीओज के लिए कारोबार के क्या-क्या स्कोप हैं इसके बारे में। और सिनर्जी टेक्नोफिन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी जिसका जो एग्री बिजनेस और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसल्टेंसी देती है, सलाह देती है, उसके डायरेक्टर सुनील कुमार हमारे साथ इस समय इस चर्चा में बने हुए हैं। तो सुनील, जो ब्रेक पे जाने से पहले जो आपने बात की, तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में कुल मिला के 3 बातें आपने कही। अगर हम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक अपने बात को सीमित रखें, उसमें एक है कि जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, लेकिन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को किस तरह से, थोड़ा-सा अगर आप विस्तार से समझाएँ, क्योंकि इसको लेके बहुत सारा मतलब भ्रम की स्थिति है। 2 बातें हैं, एक तो इसमें निवेश बड़ा लगता है, दूसरा बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमारे देश की जिस तरह की जलवायु है, इसमें बहुत सारे इलाकों में इसकी ज़रूरत वास्तव में है नहीं। तो अगर कारोबार के लिहाज से अगर हम इसको सोचें, जिसमें कि ऑफ सीजन खेती या जो कलर्ड कैप्सिकम जैसे जो जो एक्सोटिक फ्रूट्स हैं, उनकी खेती, तो इस तरह की खेती के लिए आप इसमें कारोबार का स्कोप देख रहे हैं या सामान्य खेती में भी इसको हम अपना सकते हैं? देखिए, 2 तरह का है इसमें। जो पहले मैं आपने जो बताया कि रिस्क की मैं बात बताता हूँ कि ये ऑब्वियसली एक टेक्निकल खेती है और क्लाइमेटिक सूटेबिलिटी जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए देखना जरूरी है। तो पहली बात तो वही एफपीसी इस बिजनेस को लगाएं जहां पर वो उनका जो वेदर और क्लाइमेट जो है इस तरह की खेती के लिए अलाउ करता हो। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जगह जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो इंडिविजुअल किसान कर रहे हैं वो जो फेल हो जा रहे हैं या जो उतना फायदा नहीं कमा पा रहे हैं, उसके 2-3 कारण। एक के एक रिमोट एरिया में एक किसान ने एक पॉली हाउस लगाया या ग्रीन हाउस लगाया, तो वो ना ही तो दूर के मार्केट तक जहां पर कि इस तरह के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, हम लोग चाहे इंग्लिश कुकुम्बर की बात करें, चाहे कैप्सिकम की बात करें या फ्लावर्स की बात करें, तो वो इतना कम एक अकेले लेवल पे उत्पाद लेता है जो मार्केट तक पहुंचाने में उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। दूसरा जो है वो चूंकि छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो कंटिन्यूअस सप्लाई किसी भी सब बायर को नहीं दे पाता है। जी, यानी कुल मिला के तो वही बात है कि एफपीसी के तौर पे अगर वो करें तो इन परेशानियों से वो मुक्त हो सकते हैं। यानी उनके पास वॉल्यूम भी आ सकता है और वो बड़े पैमाने पर करेंगे, बाजार भी वो खोज सकते हैं और वहां तक ट्रांसपोर्ट वगैरह, क्योंकि एफपीसी होगा तो वो मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल जी सही जी। बात है। अब दूसरा जो एक क्षेत्र आपने बताया, वो आपने कहा कि जो पोस्ट हार्वेस्ट में एक तरह से 2 बातें आपने कही, वेयर हाउसिंग और पैक हाउस। इस पर थोड़ा सा विस्तार से मैं समझना चाहूंगा कि वेयर हाउसिंग का एक क्षेत्र है जहां की हमने देखा है कि कई सारी जिनको कहा जाए कि पूरी तरह से स्थापित कंपनियां हैं, जो वेल एस्टेब्लिश्ड कॉरपोरेट्स हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। और ये एक तरह से हाल के दिनों में एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो WDRA के आने के बाद से और ये क्षेत्र एक काफी कॉर्पोरेटाइज हुआ है। इसमें अब कई सारे मानक हो गए हैं जिनका कि पालन करना पड़ रहा है, या वो करने पर ही आपको एक्रेडिटेशन मिलता है, मान्यता मिलती है। ऐसे में आप कैसे सलाह देंगे कि एफपीसी क्या उस प्रतियोगिता को, उस प्रतिस्पर्धा को झेल सकते हैं जहां की ऑलरेडी इतनी कंपनियां पहुंच चुकी हैं? देखिए, 2 तरीके से इसको हमें देखना पड़ेगा इस बिजनेस को। एक कि अभी भी हमारे देश में वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो एक बड़ा गैप है। दूसरा, वेयर हाउसेस का जो अभी भी उपलब्धता जो है वो कुछ एक पॉकेट में कंसंट्रेटेड है। बाकी बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर अभी वेयर हाउसेस उपलब्धता जो है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब जो कॉर्पोरेट्स आ गए हैं, मैं तो इस चीज को एफपीसी के लिए इस तरह से समझता हूँ कि जो कॉर्पोरेट आए हैं वो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है। बड़े कॉर्पोरेट जो वेयर हाउसिंग का काम कर रहे हैं, वो लोग जुड़ना चाहते हैं रिमोट एरियाज में किसान के पास में, कि कहीं पर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो जो कि WDRA के मानक है उनको भी पूरा करे, और जो उसको वेयर हाउस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि देखिए वेयर हाउस होना एक चीज है और उसमें उसी तरह से गुणवत्ता का उत्पाद रख के और उसकी मेंटेन करना वो दूसरी चीज है। तो एफपीसी जो है एक क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जो कि मानक को पूरा करता हो, क्वालिटी का टेक्निकल स्टाफ भी उसमें रखे, तो ये अपने आप में, चाहे वो अपने खुद के लिए कैप्टिव यूज के लिए जिसको हम लोग बोलते हैं उसके लिए काम में ले, वो अपने आप में किसानों को एक टाइम आर्बिट्राज दिला सकता है जो अच्छा मार्जिन है। और दूसरा, अगर बड़े कॉर्पोरेट के साथ जुड़ के काम करना चाहे तो एक रेंटल मॉडल पे काम कर सकते हैं जो कि एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए एफपीसी के लिए बनेगा। और
दूसरा जो है, जब आप इस तरह के कॉर्पोरेट, बहुत सारे कॉर्पोरेट जो है वेयर हाउसिंग में, जो एक नए मॉडल के साथ भी आए हैं, जिसमें वो लोग किसानों के साथ थर्ड पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट पर लेकर जुड़कर काम करना चाहते हैं। जी जी। अच्छा, इसी में बुनियादी ढांचों की जब आप बात कर रहे हैं तो आपने तीसरा एक और स्कोप, एक क्षेत्र बताया एफपीसी के लिए, पैक हाउस का। अब इसको थोड़ा जी मैं आपसे समझना चाहता हूं कि पैक हाउस में एक तो कि किस किस तरह के फसलों की खेती करने वाले एफपीसीज पैक हाउस को एक कारोबारी अपॉर्चुनिटी के तौर पे, मौके के तौर पे देख सकते हैं, और दूसरा ये कि क्या घरेलू बाजार हमारे इतने अभी परिपक्व हो गए हैं कि उसमें जो निवेश एफपीसी डाले वहां से उसको ठीक रिटर्न निकल कर आ सके, या इस पे केवल ऐसे एफपीसीज को ही फोकस करना चाहिए जो आने वाले दिनों में निर्यात की ओर देख रहे हैं, अपने कारोबार में उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बाजार अभी जो, अगर हम लोग भारतीय बाजार की बात करें, वो भी कंटिन्यूअस अपग्रेड हो रहा है। नए बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं जिसमें नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज रिटेलर्स के साथ साथ जो ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी जो आ रही है, और ये कंपनियां जो है डायरेक्ट फार्म से प्रोक्योर करना चाहती है। तो वहां पर पैक हाउस का रोल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कि एक कंपनी जो कि बैक एंड में अदरवाइज पहुंचने में जिनके लिए एक बड़ा एक्सपेंस है, एफपीसी के साथ मिलकर एक पैक हाउस से अपना प्रोक्योरमेंट का सिस्टम बिठा सकती है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि किस तरह के प्रोडक्ट में काम करने वाली कंपनियों के लिए संभव है, तो जो कंपनियां फ्रूट्स और वेजिटेबल में काम कर रही है उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तीसरा मैं आपको बोलूंगा कि जो नया अभी पॉलिसी का जो थ्रस्ट है गवर्नमेंट का, जिसमें ओपन मार्केट किए जा रहे हैं और डायरेक्ट लिंकेजेस, डायरेक्ट मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है कि पैक हाउसेस जो होगा, वो जो सदस्य किसान है उनके लिए एक मार्केट के जैसे काम करेगा, और वहां पर क्वालिटी, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, जिस तरह से आपका जो बायर है उसके हिसाब से आपने वहीं पर वो प्राइमरी वैल्यू एडिशन कर दिया, तो आपको बहुत सारा वेस्टेज ले जाने की जरूरत नहीं है, किसान को बहुत सारी दूर मंडियों में जाने की जरूरत नहीं है, और वो लाभ उठा सकते हैं। ये नया जो बिजनेस मॉडल उभर के आ रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग का या आपका ऑर्गेनाइज रिटेलर्स का, तो उनसे वो जुड़कर सीधे उनको अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। चौथी जो बात आपने बताई, निर्यात, तो निर्यात के लिए तो एक तरह से देखिए ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि निर्यात में आपको पैक हाउस भी एपेडा से एक्रेडिट करवाना पड़ता है, और बिना पैक हाउस के आप बहुत सारे जो देश हैं वहां पर आप अपने उत्पाद नहीं बेच सकते हैं। जी। तो जो एक्रेडिटेड, एपेडा से एक्रेडिटेड जो पैक हाउस है, उससे आप अपने आप को निर्यात के लिए तैयार कर सकते हैं। फिलहाल अब मंडी.com में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से लौटने के बाद कुछ और विषयों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में, और आज हम मंडी.com में बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठनों के लिए कारोबार के स्कोप के बारे में। और हमने इस पूरी चर्चा में अपने साथ आज बातचीत के लिए जोड़ा हुआ है
सिनर्जी टेक्नोफिन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी जिसके डायरेक्टर सुनील कुमार को, ये कंपनी एग्री बिजनेस और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कृषि से जुड़े कारोबार और कृषि से जुड़े बुनियादी ढांचों पर कंपनियों को और एफपीसीज यानी जो किसान उत्पादक संगठन और कंपनियां हैं उनको सलाह देने का काम करती है। तो अभी कार्यक्रम के पीछे हमने समझा कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग क्षेत्र हैं जिनमें कि हम यानी एफपीसीज अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम की बिल्कुल शुरुआत में सुनील आपने जब बात कही थी तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक और शब्द कहा था, सर्विसेज की बात, यानी एग्री सर्विसेज भी एक स्कोप देते हैं किसानों उत्पादक संगठनों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए। थोड़ा सा इसको विस्तार से बताइए। देखिए, सर्विसेज की जो बात आती है अभी, ये एक ऐसा एरिया है कि किसान इंडिविजुअल लेवल पे इतना कैपेबल नहीं है कि वो कुछ बहुत ही हाई इन्वेस्टमेंट वाली मशीनरी खरीद पाए या उस तरह की जो टेक्नोलॉजी जो है उसको वो फार्म पे लेके आ पाए, या जो अब जिस तरह का माहौल बन रहा है जिसमें जो लेबर की उपलब्धता है गांव में वो बहुत कम होती जा रही है, तो एफपीसी जो है वो इस तरह से काम कर सकती है कि जो उनके सदस्य किसान हैं उनके लिए फार्मिंग एज ए सर्विस एक मॉडल डेवलप कर सकती है, जिसमें आप किसान को उसके उपज जो भी फसल है उसके उत्पादन से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो गतिविधियां करनी होती है फार्म पर, उसको आप एज ए सर्विस दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, क्योंकि आप जब बिजाई कर रहे होते हैं, बिजाई का सीजन बहुत थोड़ा सा होता है, कहीं पर अगर रेनफेड एरिया है तो बारिश के जस्ट बाद में आपको बिजाई करनी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि छोटे मंझले किसानों के पास ट्रैक्टर उपलब्ध हो या अच्छी तकनीकी की बिजाई मशीन उपलब्ध हो। तो एफपीसी जो है अपना एक सीएचसी जिसको हम लोग कस्टम हायरिंग सेंटर बोलते हैं। सुनील जी, अपने कार्यक्रम यानी मंडी.com में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आधुनिक जो विपणन के तरीके हैं, साधन हैं मार्केटिंग के, जिसके तौर पे आपने जैसे पैक हाउस की बात बताई, वेयर हाउसिंग की बात बताई, तो इसकी बात करें और किसानों को इसके बारे में जानकारी दें। और इस क्षेत्र में सबसे जो बड़ा एक विकास जो डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों में हुआ है वो है वायदा बाजार का। हमने देखा है पिछले 3-4-5 सालों में करीब 350 ऐसे एफपीओ एफपीसी हो चुके हैं जो आज वायदा बाजार से जुड़ के सीधे काम कर रहे हैं, हेजिंग कर रहे हैं, ऑप्शंस खरीद रहे हैं वहां पे और अपने भाव सुरक्षित कर रहे हैं। आपका क्या मानना है, वायदा बाजार से कितना बिजनेस का स्कोप किसानों के लिए या किसान उत्पादक संगठनों के लिए निकल रहा है? देखिए, मैं इसको फिर से जो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की उसी से जोड़ के मैं बताना चाहूंगा। बहुत बड़ा स्कोप इसके लिए निकल के आएगा, और उसमें जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो यही जो प्रोड्यूसर कंपनीज है ये वायदा बाजार में अपनी पोजीशन लेने के लिए और उनके हिसाब से अपने आप को तैयार करने के लिए सक्षम हो पाएगी। वायदा बाजार में पार्टिसिपेट करने के लिए एफपीसीज को क्या चाहिए? उनको चाहिए कि वो ये इंश्योर करवा पाए कि उनके पास क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध है, उसकी गुणवत्ता की कोई जांच हुई है, और वो गुणवत्ता की जांच के बाद वो जहां पर पोजीशन लेना चाह रहे हैं उसके हिसाब से जो क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो अपना स्टोर कर पा रहे हैं। तो अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हम लोगों ने बात की वेयर हाउस की, अगर WTRA से एक्रीडेटेड वेयर हाउस है और उसमें आपने जो क्वालिटी के पैरामीटर्स है उसके हिसाब से अगर कोई कमोडिटी आपने स्टोर की है और फिर आप जब वायदा बाजार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको जो हेजिंग जो है प्राइस के अगेंस्ट में या बाकी जो रिस्क के अगेंस्ट में वो तो ले ही रहे हैं, साथ में टाइम आर्बिट्राज जो होता है उसको भी आप अवेल कर पाएंगे एज ए प्रोड्यूसर कंपनी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपको सक्षम बनाएगा, जो नई विपणन की ये तकनीक है, वो चाहे वायदा बाजार हो चाहे ऑनलाइन मार्केट्स हो, उसके लिए आपको ये सक्षम बनाता है कि आप उसमें एक्टिवली और कॉम्पिटिटिव तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। जी जी जी, यानी वायदा बाजार और जब इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों की हम बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर आप वायदा बाजार में जाते हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपकी मदद करने वाला है, और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वायदा बाजार में आपकी मदद करने वाला है, और वहाँ से आप हेजिंग के तौर पे अपना जहाँ एक तरफ मूल्य जोखिम कम कर सकते हैं यानी प्राइस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर अपना एक निश्चित जो मूल्य है वो भी सुनिश्चित कर सकते हैं। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी सारी तमाम बातें हमारे जो किसान दर्शक हैं उनके साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। ये थे सुनील कुमार जिनसे हम बात कर रहे थे एफपीसीज के लिए क्या स्कोप हैं
कुछ जो कारोबार के जो सबसे लोकप्रिय तरीके हैं उनसे आगे के बढ़कर एफपीसी और क्या क्या कर सकते हैं अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए और अपने सदस्य किसानों को और फायदा पहुंचाने के लिए। और इस पर हमने जाना पूरे कार्यक्रम के दौरान कई सारी बातें, कई सारे तरीके सुनील कुमार से हम लोगों को जानने समझने को भी मिला। फिलहाल अब मंडी.com में आज की इस चर्चा को मैं यहीं विराम दे रहा हूं, लेकिन डीडी किसान पर कार्यक्रमों और खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।